हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसीसी रिवोल्ट, अर्थात फ्रांस की जो क्रांति हुई, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, आखिर उसके पीछे क्या कारण रहे। उन तमाम कारणों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्रांति रही हो, चाहे वो भारत में 1857 की क्रांति रही हो, चाहे विभिन्न देशों में अपने अधिकारों के लिए विभिन्न देशों द्वारा, वहां की जनता द्वारा अपनी मांग रखने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए जो क्रांतियां की गई और अपने देश को आजाद किया गया, उसके पीछे अनेक कारण रहे हैं। उन्हीं कारणों के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति अर्थात फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे जो कारण रहा, उसमें एक राजनीतिक कारण एक प्रमुख था और एक तरफ सुधारकों एवं विचारकों का भी प्रभाव रहा, जिससे कि प्रभावित हुए और इस प्रकार की क्रांति हुई। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक कारण, जो कि एक अति महत्वपूर्ण कारण है और मेरा भी मानना है और मेरे द्वारा अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि आर्थिक कारण एक प्रमुख कारण रहा फ्रांसीसी क्रांति के पीछे। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सामाजिक कारण जो कि एक और अन्य फैक्टर रहा, जिसने कि फ्रांस जैसी जो क्रांति हुई, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, वहां की जनता द्वारा जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पीछे एक प्रमुख कारण रहा। तो आइए चलिए हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट को, एक एक इन कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं राजनीतिक कारणों की, तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो कोई भी देश रहा हो, चाहे वो भारत जैसा ही देश क्यों ना रहा हो, चाहे विदेश के अन्य देश रहे हो, भारत से बाहर के अन्य देश रहे हो, हम लोग जानते हैं कि वहाँ किसी न किसी प्रकार से वहाँ के राजा, वहाँ के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वहां का शासन प्रशासन चलाया जाता था। और इसी में हम लोग पाते हैं कि फ्रांस में भी विभिन्न प्रकार के राजा हुए और यहाँ के राजाओं को हम लोग लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां जैसे नाम दिया जाता है। तो फ्रांस की क्रांति में जो एक प्रमुख कारण रहा वो राजनीतिक कारण रहा। और राजनीतिक कारणों के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो लुई 14वां हो, चाहे लुई 15वां हो, चाहे लुई 16वां हो, इनकी जो नीतियां रही, इनका जो तौर तरीका रहा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये राजा है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक निरंकुशपन, अर्थात इनके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी उस वक्त नहीं रहा करती थी और ये अपने मनमाने ढंग से और अपनी इच्छा अनुसार फैसले लिया करते थे। और हम लोग पाएंगे कि इसी का परिणाम यह रहा। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं ही राज्य हूं और मैं ही सर्वोच्च हूं, अर्थात संपूर्ण राज्य का जो प्रतिनिधि हूं, अर्थात संपूर्ण जो राज्य है वो मेरे ही इशारों पर चलेगा। और इसी में हम लोग पाते हैं कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की विशेषाधिकारों का उपयोग किया जा रहा था। और इसी का परिणाम यह रहा कि विशेषाधिकारों का प्रयोग तो इनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही थी और जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे अपने शासन प्रशासन को फ्रांस में चलाने के लिए, उसकी कहीं ना कहीं नाकामी यह रही। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके कारण राजनीतिक अयोग्यता इनकी साबित हुई और निरंकुशता जो कि लुई 14वां से लेकर लुई 16वां तक चली आ रही थी, उसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा जो विभिन्न देशों को जो मदद दिया जा रहा था। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन ने न केवल भारत को बल्कि भारत के बाहर अनेक देशों को उपनिवेश बनाया हुआ था। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि जब इनके द्वारा और फ्रांस के जो ये राजा हुए, इनके द्वारा जब आर्थिक स्तर पर जब मदद की गई, अमेरिका की मदद की गई, ब्रिटेन के खिलाफ मदद की गई उनसे निपटने के लिए, उनसे आजाद करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका भी बड़े पैमाने पर जो धन था, पैसा था, वो लगा। और इससे कहीं ना कहीं जो फ्रांस के जो राजा थे, जो फ्रांस था, उसके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। और इससे कहीं ना कहीं जो फ्रांस की जो राजगद्दी थी, फ्रांस जो राज्य था, फ्रांस जो देश था, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा। और यही हम लोग पाते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब होने से, और ये लुई 14वां से लेकर लुई 16वें तक हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका परिणाम यह हुआ, चूंकि आर्थिक स्थिति खराब हो गई और हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये राजा महाराजा हुआ करते थे, शानो शौकत इनकी हुआ करती थी और राज दरबारी हुआ करते थे, सेना हुआ करती थी, तो उनका खर्च चलाना होता था। तो जब चूंकि इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की, तो हम लोग पाते हैं कि कहीं ना कहीं इसे परिणाम यह हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से जो यहाँ पर इनके काम किया करते थे, चाहे वो राज दरबारी हो, चाहे
अन्य इनकी शानो शौकत को पूरा करना, वो अब पूरा नहीं हो पा रहा था। और इसी का परिणाम हम लोग यह देखते हैं कि जब ये सब पूरा नहीं हो पा रहा था तो इसी के अंतर्गत हम लोग पाएंगे जो कि एक प्रमुख कारण है, इसी को मैं यहाँ सीधा कनेक्ट करने का प्रयत्न करूंगा। इनकी अयोग्यता ही थी जो कि इनको आर्थिक कारण, जिसने की एक प्रमुख भूमिका निभाई, फ्रांस की क्रांति के कारण एक प्रमुख भूमिका निभाई। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक कारण में हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जो लुई 16वां हुआ करते थे, लुई 14वां और 15वें के बाद 16वां जो है, उनके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि उन्होंने वो बोर्बो राजवंश से संबंधित थे और उन्होंने लगभग काफी कम उम्र में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी भी किया। लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि लुई 14वां से लेकर लुई 16वें तक हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 2 अरब लिब्रे का तो कर्ज लिया ही हुआ था, लेकिन इसके साथ ही साथ ब्रिटेन के खिलाफ जो मदद इनके द्वारा की जा रही थी, ब्रिटेन से गुलामी से आज़ादी करवाने में जो मदद दी जा रही थी अमेरिका जैसे देशों की, उससे कहीं ना कहीं इनके ऊपर कर्जा और बढ़ गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। और जब कर्ज हो गया तो हम लोग जानते हैं कि इस कर्ज की वसूली इनके द्वारा कहाँ से की जाएगी। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा सामाजिक कारण रहा, जो कि एक प्रमुख कारण रहा, इसमें फ्रांस का समाज जो था उसको 3 स्टेटस में बांटा हुआ था, 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें कि पहले पर पादरी वर्ग आया करते थे, दूसरे पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कुलीन वर्ग आया करते थे, और तीसरे में हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से तृतीय स्टेटस अर्थात प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस के तौर पर बांटा हुआ था। और हम लोग पाते हैं कि तृतीय स्टेटस में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आया करते थे। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चूंकि ये राजा हुआ करते थे और प्रथम स्टेटस और द्वितीय स्टेटस जो हुआ करते थे उनको कई प्रकार के विशेषाधिकार हम लोग पाएंगे कि देखने को मिलता है। और इसी का परिणाम यह होता है कि चूंकि इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, तो इसका मतलब यह हुआ करता था कि जब भी इनके द्वारा कर्ज की वसूली की जानी थी, अर्थात कर्ज के साथ ही साथ चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी, हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से 12 अरब लिब्रे का कर्ज इनके द्वारा लिया गया। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इस कर्ज की वसूली करने के लिए इनके द्वारा तृतीय स्टेटस पर यह भार छोड़ दिया गया, अर्थात मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को बाध्य किया गया कि आप हमें अधिक से अधिक कर दें और उस कर का उपयोग इनके द्वारा अपने कर्ज को पूरा करने के लिए ताकि किया जाए। लेकिन हम लोग पाते हैं कि यही परिणाम रहा, चूंकि अत्यधिक कर की जो मांग थी इनके द्वारा जो लगातार की जा रही थी, वो जनता आखिर कब तक सहन करती, और इसी का परिणाम यह हुआ। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक कारणों में एक तरफ जो अन्य कारण रहा वो जीविका का संकट भी रहा। तो इतनी प्रकार की जो समस्याएं थी और जीविका के संकट में हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से जो आर्थिक कारणों के अंतर्गत एक दशक ऐसा भी था जब कृषि और उद्योग काफी फल फूल रहा था और अच्छी स्थिति में था फ्रांस का। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कृषि और उद्योग काफी खराब हो चुके थे, सूखे जैसी स्थितियां आ चुकी थी, फसलें काफी खराब हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा कर लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना एक फ्रांस की जनता में उत्पन्न होना स्वाभाविक था और यही कारण रहा। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जीविका का जो संकट था, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ना भी, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ना भी एक प्रमुख कारण रहा। और जिसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि चूंकि जनसंख्या तो बढ़ चुकी थी, जनसंख्या अत्यधिक हो चुकी थी, लेकिन उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या तो बढ़ गई थी लेकिन उसके अनुसार उत्पादन नहीं था। और चूंकि उत्पादन नहीं था, और हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में देखा जाता है डिमांड और सप्लाई बैलेंस रहना चाहिए, और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि चूंकि यहाँ पर जनता बढ़ चुकी थी लेकिन उत्पादन उतना ही था, तो स्वाभाविक था कि प्राइस यहाँ पर सरकार द्वारा, फ्रांस द्वारा बढ़ाना ही था। और बढ़ाने के कारण यह हुआ कि इनको पाव रोटी खाने तक की नौबत आने लगी, अर्थात पाव रोटी भी इनके द्वारा अब खरीदना और असंभव हो चुका था। और इससे कहीं ना कहीं जीविका के संकट ने उनके अंदर एक उग्रता की भावना, एक विद्रोह की भावना जागृत करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ ही साथ इनके द्वारा जो जबरदस्ती जो कर वसूला जा रहा था, जो कि हम लोग ने देखा किस प्रकार से इनके ऊपर कर्ज बढ़ चुका था, तो उससे कहीं ना कहीं इनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि कर की व्यवस्था को भी हम लोग ने देखा और कहीं ना कहीं इनका राजकोष खाली हो चुका था, तभी तो ये हम लोग जानते हैं कि जो तृतीय स्टेटस जो था उसके ऊपर ये कर लाद रहे थे, विभिन्न प्रकार के कर की वसूली कर रहे थे। तो हम लोग पाएंगे कि
पाएंगे कि इसका जो विरोध है वो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग था जिसका उदय हो रहा था, और हम लोग जानते हैं कि तृतीय स्टेटस के अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है, और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से इसमें पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग हुआ करता था, वकील हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे। इन्होंने भी इन सभी जो ये बातें थी, जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा था, तृतीय स्टेटस का शोषण किया जा रहा था, उसको लेकर भी मांग उठाई। और हम लोग पाएंगे कि जो मतदान जैसे जो अधिकार थे वहां पर आप पाएंगे कि इनके द्वारा कहा गया कि तृतीय स्टेटस ने भी यह मांग उठाई कि हमें भी मतदान का अधिकार दिया जाए। जो मतदान का जो अधिकार है, जो सदन में मतदान का जो अधिकार है, वो अलग अलग स्टेटस के आधार पर ना हो। मध्यम वर्ग ने भी यह बात कही कि अलग अलग स्टेटस जो है, स्टेट्स जो हैं, जैसे कि पादरी हैं, कुलीन हैं, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, इनका अलग अलग आप मतदान क्यों करते हैं? आप एक साथ इनका मतदान करिए और जो भी संख्या में बहुमत पाता है उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। और यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पाएंगे कि अंततः लुई जो 16वां था, इन्होंने इनकी बात को ध्यान में नहीं रखा, और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा जो सदन था, जो स्टेटस जनरल का जो सदन हुआ करता था, उसका बहिष्कार किया गया। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अपने आप को इनके द्वारा नेशनल असेंबली वर्साई के टेनिस कोर्ट में घोषित कर दिया गया। और इससे हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं फिर आगे मांग यह बढ़ी कि हम लोगों को एक नेशनल असेंबली के रूप में मान्यता दी जाए। लेकिन हम लोग पाएंगे कि अंततः जो लुई 16वां थे, उन्होंने इनके प्रभाव को देखा और इनके विद्रोहीपन को देखा कि हमारे लिए यह बहुत भारी पड़ रहे हैं और हानिकारक भी पड़ सकते हैं। और अंततः लुई 16वां ने नेशनल असेंबली के रूप में इनको मान्यता दी। और अंततः हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली का प्रयास ही था जिससे कि कहीं ना कहीं आगे जाकर जो मतदान जैसे जो अधिकार हैं, वह फ्रांस की जनता को तृतीय स्टेटस को भी, प्रति व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार दिया गया। हालांकि कुछ अभी भी इसकी सीमाएं थी। हम लोग पाएंगे कि 25 वर्ष की उम्र के जो व्यक्ति थे उनको मतदान का अधिकार दिया गया। 3 दिन की जो मजदूरी जो चुकाया करते थे उनको मतदान दिया गया। और ऐसे अन्य सारे संवैधानिक रूप से हम लोग देखते हैं कि जब नेशनल असेंबली को मान्यता मिली तो काफी व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी शक्तियों को भी राज्य के स्तर पर बांटा गया। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से ये जो कारण रहे, इन्हीं कारणों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म देने का एक कार्य किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग यह भी पाएंगे कि इसमें केवल इन्हीं कारणों ने नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई विद्रोह या क्रांति होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक नेता होता है, कहीं ना कहीं एक समाज सुधारक या उनको उत्तेजित करने वाला व्यक्ति होता है। तो वही एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर सुधारकों एवं विचारकों ने निभाई और इसका भी प्रभाव रहा। और हम लोग जानते हैं कि चाहे उसमें रूसो हो, चाहे आबेसिया हो, चाहे मिराबियो हो, और हम लोग यहाँ पर यह भी देखेंगे कि चाहे वो आबेसिया हो जो कि पादरी वर्ग से थे, और जो मिराबियो हो जो कि कुलीन वर्ग से थे, तो इनके द्वारा किया क्या गया, जो वो जो वर्साई के जो टेनिस कोर्ट में ये लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पर आबेसिया जैसे व्यक्ति गए, उनको उत्तेजित किया, उनको उनके हक के बारे में बताया, उनके अधिकार के बारे में बताया, प्रचार प्रसार पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं इनके द्वारा बांटी गई। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा यह भी कहा गया और पैम्पलेट बांटे गए कि आखिर तृतीय स्टेटस है क्या, तृतीय स्टेट है क्या। इनके माध्यम से उन लोगों में एक प्रकार की चेतना उत्पन्न करने का कार्य इन सुधारकों के द्वारा किया गया। और रूसो के द्वारा भी हम लोग देखते हैं, और उनकी पुस्तकों में हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से रूसो ने कहा कि आज का जो मानव है ना, वो बंधनशील है। जो पहले का जो मानव हुआ करता था, जो आदि मानव हुआ करते थे, जो काफी सुखी हुआ करते थे, और विभिन्न जो लोग हुआ करते थे वो काफी बंधन मुक्त हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जो ये समाज था, जो फ्रांसीसी समाज था, उसको 3 स्टेटस में बांट दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का बंधन था। जाति, लिंग, धर्म, इन सभी के आधार पर हम लोग पाएंगे किस प्रकार से भारत जैसे समाज में हम लोग को आज भी भेद, और भारत के अन्य अलावे, और जैसा फ्रांस में भी था कि किस प्रकार से भेद देखने को मिलता है, एक प्रकार का सामाजिक भेद देखने को मिलता है। और यही कारण रहा कि इन सुधारकों ने जब ये सभी बातें सामने रखी, इनके विचारों को जब सामने रखा गया, इनके विचारों को जब प्रचार प्रसार किया गया, इनके द्वारा पढ़ा गया, फ्रांस की जनता को इनके प्रति जागरूक किया गया कि आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़िए। तो इसी का परिणाम यह रहा कि फ्रांस जैसा रिवोल्ट, फ्रांस जैसी क्रांति का जन्म उत्पन्न होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक सुधारकों
ने भी निभाई, विचारकों ने भी निभाई, और हम लोग पाते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रांस की जो क्रांति के पीछे प्रमुख कारण रहा वो ये तमाम कारण रहे थे। तो आज हम लोग ने इस पूरी वीडियो को कनेक्ट करने के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया, कनेक्ट करके सारे पॉइंटों को समझने का प्रयत्न किया। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।